हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। सुस्वागतम। न्यूज़ टुडे प्रीलिम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन का 13-14 फरवरी का प्रीलिम्स बूस्टर, जो आपके 2022-2023 के प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत क्रूशल साबित हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ बिना पढ़े मत जाइएगा, बिना पढ़े मत रहिएगा। ये आपके प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते ना इन्हेंसमेंट लाने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आपके लिए, आपके द्वार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। स्माइल मतलब भाई एक तरीके से चेहरे पे खुशी लाना। वाह वाह, वेरी गुड। स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है किसके लिए? जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल हैं दोस्तों, उनके लिए, और उनकी लिवलीहुड यानी कि उनकी जीविका और कहीं ना कहीं उन्हें एंटरप्राइज करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया गया दोस्तों। स्माइल का फुल फॉर्म करोगे तो यही कहलाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड और एंड एंटरप्राइजेस। एक स्कीम है दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। मार्जिनलाइज पीपल्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं विकास के क्रम में छूट जाते हैं, जिनके पास उन्हें लगता है कि उनकी राइट्स नहीं है, जिन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें पिछड़ गई हैं। ऐसे पीपल्स जो विकास के क्रम में, ग्रोथ के क्रम में छूट जाते हैं। देखो, स्माइल की बात करें, स्माइल दोस्तों एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम होती हैं, पहले कई बार चर्चा की। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट और राज्य दोनों फंडिंग करते हैं। सेंट्रल स्कीम्स में जो सेक्टर स्कीम होती हैं वहाँ सिर्फ 100% फंडिंग होती है सेंटर के द्वारा। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंटर के द्वारा फंडेड स्कीम है दोस्तों। इसका काम है वेलफेयर एंड रिहेबिलिट कराना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और वो पीपल जो एक्ट ऑफ बैगिंग यानी कि कहीं ना कहीं जो भिखारी अलग तरीके से जो बैगिंग कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं, पैसे मांगने की सिचुएशन में वहाँ एंगेज हैं, उनके लिए वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना। इस इम्प्लीमेंटेशन जो टाइम है उसका ये है 2021 से 2026। ऐसे ये वाला टाइम पकड़ता हूँ मैं जिससे ये पता चल जाए। तो 2021 से 26 यानी कि 5 साल के लिए स्कीम है। इसकी दो और सब स्कीम है स्माइल स्कीम्स की दोस्तों। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। इसके कुछ और कंपोनेंट हैं, देखते हैं। उनके लिए जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं क्लास 9 तक जो स्टडी कर रहे हैं और 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी तक, उनके लिए दोस्तों स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। स्किल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड को कहीं ना कहीं इन्हांस करना पीएम दक्ष स्कीम के अंडर में। ठीक है, जो मार्जिनलाइज पर्सन है। हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना गरिमा गृह की। गरिमा गृह का ही मतलब है भैया आपकी गरिमा को बनाए रखा जाए। ठीक है, जो जैसे गरिमा गृह के अंदर जैसे फूड, क्लॉथिंग, ठीक है, जो नीड, बेसिक नीड है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेटअप करना हर एक स्टेट में। ठीक है, और कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज प्रोवाइड कराना दोस्तों। पीएमजे सपोर्टिंग होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज वगैरह इस तरीके से, और ई सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए दोस्तों। ये इस स्कीम के कुछ कंपोनेंट हैं, ये प्रोवाइड की जाएंगी। ई सर्विस मतलब नेशनल पोर्टल एंड हेल्पलाइन एंड एडवर्टीजमेंट, इस तरह की सिनेरियो उनको मिलना चाहिए। उसके थ्रू सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव वे में होनी चाहिए। ये था ऑल ओवर सब स्कीम के बारे में। दूसरी है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द, जो बैगिंग में हैं, जो लोग एंगेज हैं बैगिंग में, उनके लिए रिहेबिलिट कराना और उनको कहीं ना कहीं मेन मेन लाइन में लेके आना दोस्तों, मेन स्ट्रीम में लेके आना। ये कहीं ना कहीं सर्वे एंड आइडेंटिफाई कराना, मोबिलाइजेशन करना, रेस्क्यू करना, उनके लिए होम बनाना, शेल्टर होम वगैरह। तो इस तरह का है ये, जो लोग बैगिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए दोस्तों। कुछ और प्रोविज़न है, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगी, जो इनकी सस्टेनेबल लाइफ ऑफ डिग्निटी जो है अंडर आर्टिकल 21 इज़ द फंडामेंटल राइट, एंड वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो सकें। तो कहीं ना कहीं उन्हें स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट होंगे जो इनिशिएट होंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन दोस्तों, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मतलब जहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट स्माइल स्कीम। तो स्माइल लाओ दोस्तों, और आपके आसपास लोग हैं, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। वहीं दूसरी बात करते हैं। हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की बात हो रही है। ठीक है, उसने रोल आउट किया कि जो न्यू CSR नॉर्म्स को लेके आए, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेट किए डाटा कलेक्शन के लिए। क्या है? कॉरपोरेट इंडिया इज मैंडेट टू फर्निश ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन देयर CSR एक्टिविटीज।
ठीक है, कॉर्पोरेट इंडिया जो है उसने एक रिपोर्ट को फर्निश किया है, मैंडेट किया है सीएसआर एक्टिविटीज़ पे। किसके? जो CSR 2 फॉर्म है उसके अंडर में दोस्तों। इसका मानना है कि जो CSR स्पेंडिंग है वो 64% गिर गई है पेंडेमिक की वजह से। 2020-21 में कितना? 60% फॉलिंग शार्पली, वो तेज़ी से गिरी है दोस्तों। जो CSR है वो गिर गई है 64% से। और ये कहना कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव ए कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ CSR फंड स्पेंड एंड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट। तो ये सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी पिक्चर समझाएगा, पूरी कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर समझाएगा CSR फंड की दोस्तों। ठीक है, जो जो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा खर्चा हो रहा है उनके बारे में सारी चीज़ें बताएगा। और ये कहीं ना कहीं जो MCA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी हेल्प करेगा टाटा माइनिंग के बारे में समझना, उसके एनालिटिक्स के बारे में, जिससे जो पॉलिसी कैरी ऑन किया जा सके, जो उनको रोल आउट किया सके, जिनको बनाया जा सके, उनमें कुछ इम्प्रूव किया जा सके, तो इम्प्रूव करके उन पॉलिसीज़ को लाया जा सके, इसके बारे में। CSR क्या है? ये एक ऐसा कमिटमेंट है उन बिजनेसेस के द्वारा दोस्तों जो कहीं ना कहीं सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स में इंटीग्रेट रहते हैं, यानी कि जो सोशली और एनवायरमेंटली कहीं ना कहीं उस बिजनेस में इंटीग्रेट रहते हैं, उनके लिए एक कमिटमेंट है कि अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू कुछ निकाल कर, कुछ पैसे की फंडिंग करके वो कॉरपोरेट कर सकते हैं, कॉरपोरेशन दिखा सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, सामाजिक दायित्व उनका एक तरीके से। ठीक है, कुछ कंपनियां हैं जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो अपने नेट प्रॉफिट में से कितना? 5 करोड़ रुपये, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन शेयर। तो अपने 2% जो उनका एवरेज है उसके नॉट जो नेट प्रॉफिट है उसके एवरेज से 2% वो CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? CSR एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। दी स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो CSR है इसको मॉनिटर करती है, इसके कॉम्प्लाइंसेस को डिस्क्लोजर के थ्रू, जो MCA 21 पोर्टल के अंदर बना हुआ है। नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR प्रोविजन हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए सिविल रॉन्ग। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं नोटिफाई हो जाते हैं गलत तरीके से। कोई स्पेसिफिक टैक्स एग्जम्पशंस नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा टैक्स छूट नहीं है किसमें, सॉरी टैक्स में दोस्तों। ठीक है, एंड इस कंट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग फंड्स आर एडमिसिबल। इस तरह का जो अगर कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ तरीके का जो फंड है वो कहीं ना कहीं एडमिसिबल है। लाइक जो CSR एक्सपेंडिचर है, लाइक स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, प्रधानमंत्री जो है नेचुरल रिलीफ फंड, PM केयर फंड, एक्सेट्रा वगैरह। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग फंड्स आर एडमिसिबल, इसमें जो है CSR में इस तरह का फंड कहीं ना कहीं CSR के एक्सपेंडिचर में एडमिसिबल है दोस्तों, वो उसका कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट CSR एंड MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब बात करते हैं अंडर ट्रायल कंप्राइजेज। तो देखो NCRB का एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पर बेस्ड है दोस्तों, सॉरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है जो NCRB डेटा पर बेस्ड है। उन्होंने कहा भाई जो अंडर ट्रायल लोग हैं वो करीब 75% से ज़्यादा शामिल हो गए हैं इंडिया प्रिजन, जो इंडिया की जो प्रिजन यानी कि जो प्रिजन पॉपुलेशन है, जो जो लोग अभियुक्त हैं जो जेलों में, उस आबादी में शामिल हो गए। एक लास्ट डिकेड की बात हो रही है, ठीक है, मोस्ट इन अ डिकेड। ये एक NCRB के डाटा पर बेस है रिपोर्ट, जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोस्तों। ये कहना है कि जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हैं, पहले तो अंडर ट्रायल समझो गाइस। अंडर ट्रायल वो हैं जो लोग अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, दोषी नहीं माना गया है, वो अंडर ट्रायल होते हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। यानी अंडर ट्रायल अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स हु इज ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो अभी पूरी तरीके से क्या नाम है, कन्विक्ट नहीं ठहराया गया है, वो होते हैं। तो 2020 में ऐसा बोला कि वो बहुत तेज़ी से अंडर ट्रायल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं दोस्तों, बड़े हैं। जो कन्विक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं गिरे हैं, बिकॉज अंडर ट्रायल्स वाले नंबर बढ़ रहे हैं। अंडर ट्रायल्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 3/4 ऑफ ऑल दोज इन जेल। जो अंडर ट्रायल्स का जो अकाउंटिंग रेशियो है वो करीब 3/4 है सारी जेल्स में। यानी कि अगर बात की जाए 100% में से 75% पीपल्स क्या हैं जो अंडर ट्रायल्स में हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद चीज़ है, ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ जुडिशरी दिखाता है दोस्तों। ठीक है, अभी बात करते हैं 2020 में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया, यानी कि 2.6 लाख जो नंबर थे ऑफ अंडर ट्रायल, उनको रिलीज कर दिया गया बेल पर, क्योंकि 2019 के कंपेरिजन की बात हो रही है। रीजन था जो जुडिशरी में एक्सेस है बहुत कम हो पा रहा था कोविड-19 की वजह से। कहीं ना कहीं जो है फिजिकल हियरिंग होना, फिजिकल हियरिंग नहीं हो पा रही थी, वर्चुअल हियरिंग भी उस प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे डिजिटल इंडिया के लिए, उसकी कमी की वजह से। तो 2020 में करीब 2.6 लाख जो अंडर ट्रायल्स थे उनको बेल पर छोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों,
एंड अंडर ट्रायल जैसे मैंने बताया एक अनकन्विक्टेड पर्सन होता है, प्रिजनर होता है सॉरी, जो ट्रायल जिसका हो रहा होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। ये था बिकॉज और हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल इन इंडिया, ओवर क्राउडिंग हो रही है, हाँ मेडिकल अटेंशंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मेडिकल पर खर्चा हो रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशन बढ़ रही है जेलों में, और सबसे बड़ी बात जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ज़्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा भाई, बिना किसी बात के या किसी भी चीज़ के, या तो उन पे लाओ अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी मतलब क्राइम में इन्वॉल्व है तो उन्हें सजा दो। तो और कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं एग्जिस्ट कर जाएंगी दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर इतने लोगों के लिए खाने की सुविधा नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन एराइज हो सकती है। उसके बाद रीज़न क्यों है अंडर ट्रायल्स के, लो पॉपुलेशन, जो जज का रेशियो है बहुत कम है, यानी अगर देखा जाए तो बहुत कम रेशियो है जज का, इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिले होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो पब्लिक का वकील होता है, यानी कि जो पब्लिक की तरफ से लड़ता है, एक तरीके से सरकारी वकील जिसको कह सकते हो। और अंडर ट्रायल जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा पुअर तरीके से होता है, इलिटरेसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़र्क डालता है, और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं ये अंडर ट्रायल्स में इस बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क है। मीजर्स क्या क्या है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को दोस्तों कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए, ई प्रिजन प्रोजेक्ट लगाने चाहिए जो कि इफ़िशियंसी बढ़ा सकें प्रिजन मैनेजमेंट में, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड होना चाहिए, इसे लीगल सर्विस है जो प्रिजन है उनके इनमेट्स के लिए, जो साथी लोग हैं उन लोगों के लिए, फास्टर स्कीम जो है जो लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बेल ऑर्डर जो करती है इस तरह की स्कीम है तेज़ी से लाना चाहिए, और फ्री लीगल सर्विस जो है अंडर ट्रायल्स के लिए नालसा के द्वारा प्रोवाइड होनी चाहिए, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड हो जाइए। मीजर जो है टेकन है, जो मीजर लिए जा रहे हैं फिर भी प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ली जा रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो मीजर्स हैं दोस्तों, सॉरी ये टेकन्स हैं, ये लिए जा रहे हैं, इसे ग्रांटेड है दोस्तों। तो इस ऑल अबाउट अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर, क्या कह रही है ये, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन पुलिस ट्रेनिंग मॉडर्नाइजेशंस एंड रिफॉर्म्स टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को पुलिस ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट किया गया, मॉडर्नाइजेशन पे या रिफॉर्म्स के लिए क्या इशू है इसकी बात करते हैं। यस, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है पुलिस ट्रेनिंग पर, क्या है मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स कुछ टेबल्ड किए हैं, मतलब टेबल्ड का मतलब होता है कि उनके सामने पेश किए हैं पार्लियामेंट के, भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है। प्रॉब्लम क्या है कि इशूज़ क्या है, क्या क्या कंसर्न है, पहली बात तो कि अगर बात करें इवन आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मॉडल पुलिस एक्ट 2006, जो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 है इसको बोला जाता है पुलिस मॉडर्नाइजेशन, इसको 15 साल बीत चुके हैं दोस्तों, और ये केवल अभी तक 7 स्टेट्स में ही इनेक्टेड हो पाया है, समझ रहे हो, इस एक्ट को अभी सिर्फ 17 स्टेट्स ने ही इनेक्ट किया है, और जो लॉ है उसको जो एग्जिस्ट लॉ के ही काम कर रहे हैं, जो लॉ और अमेंडेड हैं उन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेट्स काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यानी कि जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2006 आया है, जिसे बोलते हैं मॉडल पुलिस एक्ट 2006, उसके बावजूद भी दोस्तों कहीं ना कहीं साइबर क्राइम बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम, उनके पास कोई भी सिंगल साइबर क्राइम सेल है ही नहीं दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं देखो, समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं ये मॉडर्न होना ही नहीं चाह रहे, पुरानी ही जो है समस्याओं पर, पुरानी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन विदाउट टेलीफोन और प्रॉपर वायरलेस कनेक्टिविटी, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब ऐसे स्टेट हैं, मैनी सेंसिटिव स्टेट ऐसे हैं इस तरीके से। शॉर्टेज है दोस्तों अराउंड 21% एंड 21% की बात कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, हाई स्ट्रेस एंड प्रेशर है, क्योंकि पुअर हाउस सेटिस्फेक्शन लेवल है पुलिस वालों का दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिनेरियो डालती हैं। अब ये जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई सेपरेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर से, इनकी इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से सेपरेट कर दो। इससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और पुलिस की जो ऑटोनॉमी है जो क्राइम्स को प्रूव करने में वो बढ़ जाएगी दोस्तों, ऐसा कहना है। जब लॉ एंड ऑर्डर को, इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दोगे। साइबर सेल सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप होनी चाहिए, मैपिंग साइबर क्राइम हॉटस्पॉट होनी चाहिए, जिससे क्राइम्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो मैपिंग वाला एरिया बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक रेप हो रहा है या किसी तरीके की किसी भी समस्या में, एक्सीडेंट है या किसी भी और सिनेरियो में, तो इस तरह की सिनेरियो होना चाहिए। दूसरा, रोड मैप तैयार करो, जो 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो इस समय प्रेजेंट में 10.3% है गाइस, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक लैब, बैलिस्टिक साइंसेस, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ दोस्तों।
इनके पता होना चाहिए, इनके बारे में मॉडर्न टेक्निक्स का पता नहीं होगा तो आप कैसे इंप्रूव कर पाओगे। और ट्रेनिंग मॉड्यूल और जो टैकल क्राइम्स हैं जो ट्राइबल एरिया में, उनके लिए सेपरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करो, फिर ट्राइबल एरिया में कैसे टैकल करना है आपको। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। पुट इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन अबाउट स्टेट्स एफर्ट ऑन मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए इस तरह की चीज़ें दोस्तों। ठीक है, अभी एक रिलेटेड न्यूज़ है, सेंटर ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम फॉर 5 ईयर्स। इन 2025 तक 25-26 तक के लिए सेंटर के द्वारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स को जो स्कीम है इसको लेकर आया कि भाई 2025-26 तक अप्रूव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है, इसको बोलते हैं MPF। इसका क्या है, ये रिड्यूस करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसकी डिपेंडेंसी को, जो आर्मी एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस पे उनको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगी। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को हैंडल करने का काम करेगी। ठीक है, ये सारी सिचुएशन इसलिए राइज की गई हैं। अब बात करते हैं इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इन रिलीजियस मैटर्स में। बहुत सारी जगह क्या हो रहा है, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर इसे बोलते हैं ERPT, जो रिलीजियस मैटर्स में इसका यूज होता है, जो आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट हैं दोस्तों। ERPT की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मैंने समझा इसको ये देखो एक्चुअल में आया क्यों, ये इस बैकड्रॉप की वजह से आया है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ था, ये अभी 1-2 दिन का न्यूज़पेपर में निकला ही था, 13 या 12 में, कि जो कर्नाटका की एक यूनिवर्सिटी है उसने मना कर दिया कि भाई हिजाब पहनकर उनके कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स नहीं आ सकती हैं, या हेड को स्कार्फ करके वो गर्ल्स नहीं आ सकती हैं। उसके बारे में ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इन रिलीजियस मैटर्स में, यानी कि जो आवश्यक प्रैक्टिसेस हैं ना रिलीजियस की, धार्मिकता की, और रिलीजियस मैटर्स में उनके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। आई होप की 100% मैं श्योरिटी दूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप एक बार अच्छे से समझ के जाइएगा। इसका सिग्निफिकेंस आप समझ गए कि क्यों आया ये 4 में, कि अभी रिसेंटली कर्नाटका की एक यूनिवर्सिटी ने, जो प्री यूनिवर्सिटी है, उसने मना कर दिया है कि भाई जो मुस्लिम मुस्लिम गर्ल्स हैं, जो मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो हिजाब पहनकर एंट्री नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी में, या हेड को ढक कर, यानी कि जो सर पर हिजाब या कोई कपड़ा इस तरीके से। इसलिए आया है मामला। देखो ERPT का जो डॉक्टर है, ERPT से मतलब यही है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, दैट इज कॉल्ड ERPT। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसमें इवॉल्व हुआ था श्रूर मुत्त केस था 1954 का, उसमें ERPT डॉक्ट्रिन को लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रूर मुत्त केस 1954 में ये इवॉल्व हुआ था ERPT का डॉक्ट्रिन दोस्तों। है क्या इसका मतलब है ERPT के डॉक्ट्रिन का, कि ये प्रोटेक्ट करता है केवल उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिस को जो रिलीजन के लिए आवश्यक हैं और इंटीग्रल हैं, यानी विच प्रैक्टिस आर इसेंशियल एंड इंटीग्रल टू द रिलीजन प्रोटेक्ट बाय दिस ERPT। ठीक है, ये उसकी बात करता है। ये था श्रूर मुत्त केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जन्म दिया 1954। उसके बाद कोर्ट ने बताया कि जो टर्म है रिलीजन, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिलीजन की, चाहे वो रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इंटीग्रल और रिलीजन, वो सारे रिचुअल्स इसमें इस रिलीजन में कवर होते हैं। एंड टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डिटरमाइनिंग एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन, और खुद के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो समय समय पर इसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की डिटरमाइन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये कोर्ट ने ऐसा बोला। ये जो अटैम्प्ट हुआ उसने बहुत सारे डिफ्रेंशिएट इसेंशियल को और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस को डिफ्रेंशिएट किया, बताया कि भाई क्या एसेंशियल है क्या नहीं एसेंशियल है। बहुत सारे वेरियस जजमेंट में, डिफरेंट जजमेंट में नॉन एसेंशियल और एसेंशियल जो प्रैक्टिसेस हैं वो निकल के आई। वहीं एक वर्डिक्ट आया 1983 में, 1983 में एक वर्डिक्ट आया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो तांडव है, ये जो देखा ना, जो शंकर जी डमरू लेके जो दिखाते हैं पिक्चर्स में या इस तरीके से, वैसा अगर तांडव है, दैट वाज नॉट एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, वो कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। एमंग दोज इन आनंद मार्जी सेक्ट, आनंद मार्जी सेक्ट जो करते हैं वो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में बोला गया 1983 में। सेम एक और वर्डिक्ट आया 2018 में सबरीमाला केस में, कि भाई सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि भाई 10 से 50 साल की जो विमेन महिलाएं हैं, देखा गया ना कि जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड था कि भाई जिनको 10 से 50 साल के बीच में है उनको सबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट रिलीजन, भाई उनको कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 25
उन्हें एंट्री मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट बार ऑन एंट्री ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 years old इट वाज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन इन द केस ऑफ सबरीमाला केसेस एंड 2018। ठीक है, समय समय पर रिलीजियस जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इसका क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है ईआरपीटी की, ये जो डॉक्टर है दोस्तों ये कहीं ना कहीं कोर्ट को लीड कर लेता है। एक ऐसा एरिया जाता है कोर्ट के पास जो उसकी कॉम्पिटेंसी से बाहर है। कोर्ट को रिलीजियसता के बारे में प्रॉपर नहीं पता, लॉ एंड ऑर्डर तो जानता है, क्या रिलीजियसिटी के बारे में प्रॉपर पता है कोर्ट वालों को, नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये उसकी कॉम्पिटेंसी से, उसकी क्षमता से बाहर का मामला है, बाहर का विषय। फिर भी जो जजेज हैं, गिवन जज को पावर दिया कि वो डिसाइड करेंगे कौन सी जो प्रैक्टिस है या कौन सा रिलीजियस क्वेश्चन प्योरली है और कौन सा नहीं है, यानी कौन सा एसेंशियल है, कौन सा क्वेश्चन नॉन एसेंशियल है। ये टोटली किसके ऊपर छोड़ दिया गया, जज के ऊपर। ठीक है, दूसरा क्या था, ये जो इसेंशियलिटी का जो टेस्ट है ये कहीं ना कहीं बाधाएं बनाता है। किस में बाधा डालता है, जो एटोनॉमी की बाधा है, स्वतंत्रता की, इंडिविजुअल एटोनॉमी की बाधा है, प्रैक्टिस टू वंस रिलीजियस बिलीफ की जो बाधा है, जिसमें बोला गया ना प्रैक्टिस टू वंस रिलीजियस बिलीफ की बाधा, इंडिविजुअल एटोनॉमी की बाधा, ये कहीं ना कहीं ये जो एसेंशियलिटी का टेस्ट है ये इन बाधाओं में ये रोड़ा बनता है एक तरीके से। ये फंडामेंटल आर्टिकल एक तरीके ये इनमें कहीं ना कहीं बाधा बनाता है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है और ये ईआरपीटी का है। आई थिंक कि आपको थोड़ा और डिटेलिंग करनी चाहिए ईआरपीटी पर, इवन आपको गूगलिंग करनी चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मैंने बताया है, थोड़ा गूगल करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से इस चीज़ पे दोस्तों। कुछ और न्यूज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए क्या क्या है। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 50 मिलियन टन जो गेहूँ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कहाँ करेगा, इट हैज़ कमिटेड टू सेंडिंग अफगानिस्तान पार्ट ऑफ ए, अफगानिस्तान को इंडिया ने यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दैट इज WFP के साथ 50,000 मिलियन टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए किसके बेस पर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बेस पर भेजने का साइन एग्रीमेंट किया है। ये यूएन की एक फैमिली है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका काम है क्या, यूजिंग फूड असिस्टेंट टू हेल्प पीपल रिकवरिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, डिजास्टर एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सारे काम इसके हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हैं। उसके बाद ये ऑपरेशंस कराता है, एंटायरली फंडेड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें, डोनर गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नोबेल प्राइज़ जीता 2020 का। इंडिया जो है, इंडिया में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है इम्प्रूव सब्सिडाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या वर्क कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए सब्सिडाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं ई रूपी पे, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ई रूपी, आरबीआई ने इंक्रीज किया है इसका कैप ई रूपी का वाउचर का, 1 लाख पर वाउचर फ्रॉम 10,000। पहले 10,000 था, आप कितना कर दिया, 1 लाख रुपये। आरबीआई इंक्रीज कैप ऑन ई रूपी वाउचर टू 1 लाख रुपीज फ्रॉम 10,000, और ये अलाउ करता है 1 वाउचर टू बी यूज मल्टीपल टाइम्स अनटिल फुली रिडीम, जब तक वो पूरी तरह रिडीम नहीं हो जाता तब को वो कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ई रूपी जो है एक डिजिटल वाउचर है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, बेनिफिशियरी गेट्स ऑन हिज फोन इन फॉर्म ऑफ एन SMS, QR कोड एंड फैसिलिटेट कैशलेस पेमेंट। ई रूपी एक तरीके का डिजिटल वाउचर है जो बेनिफिशरीज हैं इसको फ़ोन में यूज कर सकते हैं, SMS के थ्रू, QR कोड के थ्रू, और कैशलेस पेमेंट जैसी सुविधाएं फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी डोनेशन देना है, कॉर्पोरेट गिफ्ट वाउचर वगैरह देना है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। और ये अलाउ करता है यूजर्स के लिए कि वो वाउचर अगर रिडीम हो रहा है विदाउट ए कार्ड, यूजर्स टू रिडीम वाउचर विदाउट ए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस रहेगा दोस्तों। कब होगा वो, इट अलाउ यूजर्स टू रिडीम वाउचर विदाउट ए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप टू और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। और ये भी रिक्वायर करता है, डज नॉट रिक्वायर बेनिफिशरी टू हैव ए बैंक अकाउंट, मतलब इसमें बैंक अकाउंट नहीं होगा उस बेनिफिशरीज का, एंड वर्क ऑन बेसिक फ़ोन, तो बेसिक फ़ोन है उस पर काम करेगा। इसको लॉन्च किसने किया है ई रूपी को, NPCI दैट इज कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें। अब बात करते हैं नाक की, नाक बोले तो नेशनल असिस्टेंस नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल।
इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है नाक की, यानी कि एज पर रिवाइज गाइडलाइंस बाई नाक, नाक के द्वारा गाइडलाइंस रिवाइज की गए कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी दैट हैव कंप्लीटेड इवन 1 एकेडमिक ईयर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रोविजनल एक्रीडेशन। जो अपना 1 साल एकेडमिक ईयर का कंप्लीट कर चुके हैं वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्रोविजनल एक्रीडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, नाक समझो इसको 1994 में एज ए एटोनमस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द यूजीसी। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज 1994, दैट इज 1994। और ये इवेल्यूशन करता है उन इंस्टीट्यूशन का जो हायर एजुकेशन ऑन रेंज ऑफ पैरामीटर्स में हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च वगैरह वगैरह। तो नाक इवेल्यूट करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑन रेंज ऑफ पैरामीटर इंक्लूडिंग देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, नाक जो है एक रेंज प्रोवाइड कराता है। नाक गिव्स इंस्टीट्यूशन ग्रेड्स A++ से लेके C ग्रेड तक वो ग्रेड देता है। लाइक इंस्टीट्यूशन इज गिवन ए D, इट मीन्स इट इज़ नॉट एक्रीडेटेड। अगर उसको ग्रेड D मिला है तो वो क्या है? नॉट एक्रीडेटेड वाली कैटेगरी में। अब बात करते हैं EOS, दैट इज कॉल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 404। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 की बात हो रही है। लॉन्च किया गया है अबॉर्ड ए PSLV के द्वारा, लॉन्च अबॉर्ड ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च अबॉर्ड ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और EOS जो 4 है दोस्तों, EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 जो है ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और किस बात के लिए कैपेबल है? ये प्रोवाइड कराएगा हाई क्वालिटी इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशन। ठीक है, वेदर की कंडीशन कोई भी रही हो, लेकिन इसका काम होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का कि वो हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कराएगा। और EOS जो 4 है दोस्तों, ये 4th इन ए सीरीज, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सीरीज का एक चौथा सैटेलाइट है। एंड इट कैन बी यूज कैप्चर, इमेज कैप्चर करने में एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री जो जंगल है मतलब वन में, फ्लड मैपिंग को, फ्लड मैपिंग वहाँ किस एरिया में कैसे हो रही है, सॉइल के मॉइस्चर को या हाइड्रोलॉजी के बारे में पता करके आपको बताता रहेगा। जो अर्ली सीरीज हैं 1, 2, 3 जो है EOS की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, वो कौन कौन सी है? एक तो कार्टोसैट है, दूसरा ओशियन सेट, तीसरा क्या है? रिसोर्स सेट और स्केट सेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये अर्ली सीरीज जो है वो कौन कौन सी है? कार्टोसैट, ओशियन सेट, रिसोर्स सेट और स्केट सेट एट्सेट्रा। दे हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये सारी क्या है? तो नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये उसके भी पार्ट होंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेटा मटेरियल की। ठीक है, मेटा मटेरियल क्या है? मेटा मटेरियल समझो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा मटेरियल एक आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर मटेरियल है। आर्टिफिशियल मतलब बाई मेड, बाई ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, मेड बाई ह्यूमन दोस्तों। ये है मेटा मटेरियल, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मटेरियल है जो कंट्रोल करेगा और मैनिपुलेट करेगा लाइट, साउंड एंड मैनी अदर फिजिकल फिनोमेना को। बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना को ये क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा। और इसको डिज़ाइन किया गया है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, दे आर डाइड फ्रॉम देयर फिजिकल स्ट्रक्चर रादर देन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द मेटा मटेरियल इज फैब्रिकेटेड। ठीक है दोस्तों, तो मेटा मटेरियल जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इसको जो जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्राइव होंगी इसके फिजिकल स्ट्रक्चर से दोस्तों। किससे? फिजिकल स्ट्रक्चर से, ना कि उन चीज़ों से जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मटेरियल के द्वारा फैब्रिकेटेड होती हैं। यानी कि जो मटेरियल का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके द्वारा ना होकर फिजिकल स्ट्रक्चर से इसकी प्रॉपर्टीज़ ड्राइव होंगी दोस्तों। ये ऐसा मटेरियल है मेटा मटेरियल। रिसेंटली अगर बात करें, रिसेंटली IIT मद्रास के रिसर्चर ने एक स्पेशल क्लास का ओरिगेमी मेटा मटेरियल, ओरिगेमी मेटा मटेरियल, ये वर्ड याद रखना, इसको डेवलप किया है। किसने? IIT मद्रास के डेवलपर द्वारा, रिसर्चर द्वारा। ये ओरिगेमी मेटा मटेरियल क्या है? ये जो ओरिगेमी जो है ये कहीं ना कहीं एक कंबाइंड रिसर्च है जैपनीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग की। किसकी? जैपनीज आर्ट और पेपर फोल्डिंग की जो कंबाइंड रिसर्च है उसको बोला गया ओरिगेमी। और ये एग्जिस्ट करेगी उस मटेरियल ऑफ चॉइस को जो आप चाहते हो। किसको? जैसा आप चाहते हो उसको कहीं ना कहीं ये क्या करेगी दोस्तों। तो रिसर्चर ने क्या किया, जो जैपनीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग है, इसे बोला जाता है ओरिगेमी, उसको जो एग्जिस्टिंग मटेरियल ऑफ चॉइस है उसको कंबाइंड कर उन्होंने बोला, कंबाइंड करने के बाद और फोल्ड किया, उन्होंने कहा कि जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, दे वांट टू फोल्ड इट एंड ऑब्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, दैट इज
ओरिगेमी मेटा मटेरियल, दैट इज मेटा मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से ये निकल कर आया। अब है रिवर देविका। रिवर देविका क्या है? रिवर देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है, इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाई जून 2022। इसको जून 2022 तक रिवर देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसको दोबारा पुनरुद्धार किया गया दोस्तों एक तरीके से। ये किसके नाम से जानती है? देविका नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, रिवर देविका को दोस्तों। ठीक है, क्या है? रिवर देविका ओरिजिनेट होती है कहाँ से? शुद्ध महादेव टेम्पल के हिली एरिया से। वो कहाँ पर है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में है। रिवर देविका ओरिजिनेट फ्रॉम द हिली शुद्ध महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। और ये जो रिवर है प्रेजेंटली रन कहाँ करती है? सैंडी सरफेस में, अभी अंडर सैंडी सरफेस की रन करती है और फ्लो होती है कहाँ? डाउन टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान है उसकी तरफ मूव करती हुई जाती है। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब की तरफ, और रावी रिवर में जाकर ये मर्ज हो जाती है। रिवर देविका कहाँ पे? रावी रिवर में मर्ज हो जाती है दोस्तों। देविका रिवर आल्सो होल्ड ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्व है धार्मिक तरीके से। ये हिंदूज के लिए रिवर डेट इज रिवर्ड बाई हिंदूज एज द सिस्टर ऑफ रिवर गंगा। तो देविका रिवर को कहीं ना कहीं सिस्टर ऑफ गंगा बोला भी जाता है दोस्तों। बात करते हैं महाराजा सूरजमल 1707 से 1763, तो इनको ट्रिब्यूट दिया है महाराजा सूरजमल की जयंती पर दोस्तों, पीएम साहब ने। ये भरतपुर डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं महाराजा सूरजमल के रानी अबाका चावता की बात करते हैं। ये 1525 से 1570 है। गवर्नमेंट ने पिक्टोरियल बुक ऑन इंडियाज वुमेन्स अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में, जो आज़ादी के महोत्सव का पार्ट है, विच नरेट द टेल ऑफ वैल्यूर ऑफ रानी अबाका, रानी अबाका की कहानी उसमें कहीं ना कहीं रिलीज की है दोस्तों। एक पिक्टोरियल बुक जो है आज़ादी के महोत्सव को लेकर, तो रानी विक्टोरिया की कहानी उसमें नरेट की है इन्होंने। रानी अबाका जो है कहाँ की? उल्लाल की रानी यहाँ थी, जो कहाँ पर है? चावता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, उन्होंने कौन से? कोस्टल कर्नाटका वाला पार्ट पर रूल किया था रानी अबाका ने। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है? ये रिबेल्ड हुई फॉरेन इन्वेडर्स एंड कॉलोनियल्स के थ्रू अगेंस्ट में, जो विदेशी आक्रांता थे, अगर एक बात बोलूँ तो उनके अगेंस्ट में इन्होंने रिबेल किया। और सी कन्फ्रंटेड फॉर आर रिपीटेडली डिफीटेड इन पुर्तगीज। इनका करेज, इनका इंडोमेटेबल स्पिरिट, वैल्योर, इनका जो साहस है, इसके बारे में इनको जाना गया दोस्तों, रानी अबाका। तो हिस्ट्री में देख लेना एक बार और। अब देखो प्लेस इन न्यूज़ क्या है। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया की बात करिए, इसका कैपिटल है पालीकीर। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, जो फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है एक सॉवरेन आइलैंड नेशन है, जो क्या है? इन फ्री एसोसिएशन विद यूएस, जिसका फ्री एसोसिएशन है यूएस के साथ। मैरीटाइम इसका नेबर्स कौन है? मार्शल आइलैंड है, पलाऊ, पापा न्यू गिनी एंड गुआम। इसके जो मैरीटाइम नेबरहुड हैं, इसके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। जियोग्राफिकल फीचर समझो, जो वेरी हाई माउंटेन्स आइलैंड है ये, टू लो कोरल एटॉल एंड वल्कनिक आउटक्रॉपिंग वगैरह यहाँ पे है। क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। माइक्रोनेशिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा है, अभी हम पिक्चर दिखाएंगे सोलोमन आइलैंड की, जो कैपिटल है इसकी होनियारा। क्या है? सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है होनियारा। यूएस यानी कि यूएस ने एम किया है टू काउंटर चाइना बाय ओपनिंग एम्बेसी एंड सोलोमन आइलैंड, यानी यूएस चाहता है सोलोमन आइलैंड पर अपनी एम्बेसी ओपन करना, काउंटर करने के लिए किसको? चाइना को दोस्तों। पॉलिटिकल बाउंड्रीज समझो। पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कहाँ पर? ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी के, यानी पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है दोस्तों। ठीक है, 6 मेजर आइलैंड कंसिस्टेंस के साथ, और मैनी स्मॉल आइलैंड, एटॉल एंड रीफ्स वगैरह वगैरह हैं। यह सोलोमन आइलैंड। जियोग्राफिकल टेरेन समझो क्या है इसका फीचर। टेरेन इसका मेनली माउंटेनियस, यानी कि पूरे पहाड़ पर्वत हैं, कवर्ड है फॉरेस्ट से। इट हैज़ सम एक्सटेंसिव प्लेन्स, कुछ है प्लेन्स वाला एरिया भी है। क्लाइमेट है यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और सबसे लंबी रिवर है लुंगा रिवर, जो लिंगा रिवर है वो कहाँ है? सोलोमन आइलैंड्स में दोस्तों। अब थोड़ा सा देखते हैं इनके फिगर एंड फैक्ट। देखो ये है माइक्रोनेशिया, ये मार्शल आइलैंड इधर, ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड है यूएसए का, ये गुआम आइलैंड है ये भी यूएसए का है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है दोस्तों। ये है कैरोलिन आइलैंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो इसकी ये कैपिटल है पालीकीर। ठीक है, ये सारे जो है फोन पे, ये चौक, ये वीनो, ये सारा एक कैरोलिन आइलैंड का पार्ट है, जो बताइए इक्वेटर इसके नीचे, इक्वेटर के ऊपर है दोस्तों, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट।
ये है सोलोमन आइलैंड, ये इधर नीचे यहाँ दिखाता हूँ। साउथ पैसिफिक ओशन में है पापुआ न्यू गिनिया, जो इधर है, इधर देखो यार आप, सोलोमन आइलैंड है दोस्तों। ये इसकी राजधानी क्या है, होनियारा। ये पूरा ये इस तरीके से, ये कोरल रीफ सी इधर है, पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन का पार्ट रहा है जो। इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया इधर है ये। फिजी न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का पार्ट है, तो ये ध्यान रखना। ये वनातू इधर, ये तुवालू है, ये ऑस्ट्रेलिया है इधर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने पूरा देखा होगा। ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसकी किसमें, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों, किसमें, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट निवेदन यही है दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा बनाने की। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड गाइस, प्लीज़ लाइक, बेल आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।